वेलकम बैक। हम वापस प्रारंभ करने जा रहे हैं उसी मूल टॉपिक को, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के या आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमने प्रारंभ किया था उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जिस पे सारी आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन वास्तव में दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, जिनमें पहले वैज्ञानिक हैं जिनका पूरा नाम है मैक्स बॉर्न और सेकंड वैज्ञानिक है जिनका नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसी नाम के आधार पर इस अप्रोक्सीमेशन को हम बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन किसी भी अणु की ऊर्जा को अलग अलग टुकड़ों में ज्ञात करने की अनुमति प्रदान करता है। अर्थात किसी भी अणु की यदि कुल ऊर्जा को निर्धारित करना है या उसको ज्ञात करना है तो हम उस अणु की ऊर्जा को टुकड़ों में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के रूप में, कंपन ऊर्जा के रूप में, घूर्णन ऊर्जा के रूप में या स्थानांतरण ऊर्जा के रूप में टुकड़ों में ज्ञात कर सकते हैं। और यही टुकड़ों में ज्ञात करने की अनुमति बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अर्थात बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन किसी भी अणु की सभी प्रकार की ऊर्जाओं को एक साथ न लेकर के टुकड़ों में ज्ञात करने की अनुमति देता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो हम टुकड़ों में ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं वह ऊर्जा लगभग सामान्य अणु की ऊर्जा के बराबर होती है, उससे सन्निकट होती है, इसीलिए इसको बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन या सन्निकटन कहते हैं। तो इस बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन का आधार क्या है, हम सर्वप्रथम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन कहाँ से शुरू किया जाता है, उसका मूल आधार क्या है। तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में हम सर्वप्रथम किसी अणु जो दिया गया है जिसके अंदर दो या उससे अधिक नाभिक होंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी, तो इस तरीके से जो अणु बनेगा उस अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और नाभिकों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं के आधार पर हम आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ऊर्जा ज्ञात करते हैं। लेकिन बॉर्न ओपेनहाइमर के अनुसार हम दो पॉइंट लेकर के इस अवधारणा के कुछ निश्चित पॉइंट्स जोड़ते हैं। उसमें से पहली बात आती है कि किसी भी अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है Me, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है यह ऊर्जा का मान, ये द्रव्यमान का मान, इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान का मान है Me, इसका मान नाभिक की द्रव्यमान से बहुत ही कम होता है, जिसको मैं Mnu के रूप में लिखता हूँ। तो अणु में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान नाभिक से बहुत ही कम होता है। इस आधार पर यह सन्निकटन व्युत्पन्न किया गया। दूसरे इसमें प्रक्रिया ली गई है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, इलेक्ट्रॉन का वेग वास्तव में नाभिक के वेग से बहुत अधिक होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक की तुलना में बहुत अधिक तीव्रता से गतिशील होता है। इन दो अवधारणाओं को लेकर के, इन दोनों बिंदुओं को लेकर के बॉर्न ओपेनहाइमर ने कुछ अवधारणाएं व्युत्पन्न की या प्रदर्शित की है। उसको लेने से पहले अपन यहाँ पर ध्यान रखें कि Me जो लिखा है ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शा रहा है, Mnu ये नाभिक के द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, Ve जो लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक वेग को प्रदर्शित करेगा और Vnu लिखा है ये नाभिक की वेग को प्रदर्शित करता है, जिसमें नाभिक की वेग इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत कम और नाभिक का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। और इस प्रक्रिया के अंदर यदि हम प्रदर्शित करें तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष अगर नाभिक की बात की जाए, तुलनात्मक रूप में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष यदि हम नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक को यहाँ पर स्थिर माना जाता है या स्टेबल मानकर चलते हैं। सेकंड प्रक्रिया इसी के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है कि यदि हम नाभिक के सापेक्ष बात करें तो नाभिक के सापेक्ष तुलनात्मक रूप में यदि प्रदर्शित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है या गति करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो गति है ये हमेशा नाभिक पर निर्भर करती है। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर बॉर्न ओपेनहाइमर
एप्रोक्सीमेशन की अवधारणाएं प्रदर्शित की गई है। तो वापस हम एक बार देखें, द्रव्यमानों में अंतर और वेग में, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के वेग और द्रव्यमान में अंतर के आधार पर यदि इलेक्ट्रॉन की केवल बात करें तो उसकी तुलना में नाभिक स्थिर माना जाता है, और यदि नाभिक के सापेक्ष बात की जाए तो उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन गतिशील है। लेकिन गतिशील इलेक्ट्रॉन की गति हमेशा, या इसका जो तरंग दैर्ध्य या इसकी जो प्रकृति है या इसका जो वेव फंक्शन है, तरंग फलन है, वो पूर्णतः किस पर निर्भर करता है? नाभिक पर निर्भर करता है। अर्थात नाभिक स्थिर है, इलेक्ट्रॉन गतिशील है, लेकिन गतिशील इलेक्ट्रॉन जो दिया गया है उसका तरंग फलन नाभिक की स्थिति पर निर्भर करता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसी में इसके आधार पर अवधारणाएं प्रदर्शित की गई। तो हम आगे ले रहे हैं बॉर्न-ओपेनहाइमर की अवधारणाएं। बॉर्न-ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन की अवधारणाएं, और इन अवधारणाओं में पहली अवधारणा यदि प्रदर्शित की जाए तो ये अवधारणा बताती है कि इलेक्ट्रॉन की गति को और नाभिक की गति को पृथक किया जा सकता है। तो पहली अवधारणा है कि इलेक्ट्रॉन की गति तथा नाभिक की गति, अणु में इलेक्ट्रॉन भी गतिशील है और नाभिक भी गतिशील है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति और नाभिक की गति को पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट जो आएगा कि हम अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो एक ही अणु के अंदर उपस्थित है उनमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक की गति को पृथक कर सकते हैं। ये बॉर्न-ओपेनहाइमर के द्वारा प्रदर्शित किया गया। सेकंड अवधारणा इसके अंदर आती है कि यदि इन दोनों को पृथक कर दिया गया है तो हम जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन है, ये इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन किस पर निर्भर करेगा? केवल नाभिक की स्थिति पर निर्भर करेगा, उसकी गति पर निर्भर नहीं करता है। तो सेकंड अवधारणा आती है कि इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन, इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन, तरंग फलन जिसको कि हम साई से प्रदर्शित करते हैं, यह तरंग फलन नाभिक की स्थिति पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है, नाभिक की गति पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता। तो सिंपल सी प्रक्रिया है कि पहली अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गतियों को, इलेक्ट्रॉन की गति और नाभिक की गति को हम पृथक कर सकते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन है, ये तरंग फलन नाभिक की स्थिति पर तो निर्भर करता है लेकिन गति पर निर्भर नहीं करता है, चाहे इलेक्ट्रॉन की हो या नाभिक की। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन नाभिक की स्थिति पर जरूर निर्भर करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये सेकंड अवधारणा कहलाती है। और अगर हम नेक्स्ट अवधारणा की बात कर रहे हैं नंबर 3, तो बॉर्न-ओपेनहाइमर की तीसरी अवधारणा जो हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं वह वेग से संबंधित है। और इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग अत्यधिक होता है जबकि नाभिक का वेग कम है, या नाभिक की गति कम या न्यून होती है। ऐसी स्थिति में हम क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक को स्थिर माना जाता है। तो इसमें लिखा जाएगा, अतः इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक को स्थिर मानते हैं। ये तीसरी अवधारणा है, मानते। इस आधार पर यदि हम प्रदर्शित करें तो तीन अवधारणाओं में तीसरी अवधारणा कहती है कि इलेक्ट्रॉन के तुलना में यदि हम नाभिक की बात कर रहे हैं तो नाभिक को स्थिर माना जाएगा, क्योंकि नाभिक की गति इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ही कम होती है। इसलिए
नाभिक की गतिज ऊर्जा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जब नाभिक स्थिर है तो नाभिक की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी जो हम प्रदर्शित करते हैं यह यहाँ पर शून्य हो जाती है। तो और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर श्रोडिंजर तरंग समीकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन या आणविक स्थितिज ऊर्जा आरेख के रूप में ऊर्जाएं ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर 3 अवधारणा दी गई है, जिसमें पहली अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गति और नाभिक की गति को अलग किया जा सकता है, और अगर इन दोनों की गतियों को हम अलग करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों की गतियों को यदि अलग किया जाए तो उसे हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब ये एक चीज ध्यान रखना, आणविक या अणु की ऊर्जाओं को या उन अणु की प्रकृति को दर्शाने के लिए हम उनको तरंग फलनों की सहायता से ज्ञात करते हैं, और इसीलिए यदि हम आणविक तरंग फलन प्रदर्शित करते हैं, पहली अवधारणा के अनुसार यदि आणविक तरंग फलन प्रदर्शित किया जाए तो यह तरंग फलन पृथक पृथक इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन और नाभिकीय तरंग फलन के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित करें, यदि अणु का तरंग फलन साई अणु के रूप में प्रदर्शित किया गया है तो चूंकि हम इलेक्ट्रॉन और नाभिक की गति को पृथक कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन अलग और नाभिक के तरंग फलन अलग अलग गुणनफल के रूप में आणविक तरंग फलन को प्रदर्शित करेंगे, और ये इसकी पहली अवधारणा के परिणाम के स्वरूप प्रदर्शित किया गया है। दूसरी अवधारणा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन किस पर निर्भर कर रहा है, नाभिक की स्थिति पर निर्भर कर रहा है, इसलिए स्थिति के जो पैरामीटर हैं उस स्थिति के पैरामीटर के आधार पर हम इस आणविक तरंग फलन को प्रदर्शित करते हैं, और ऐसी स्थिति में अणु के यदि तरंग फलन की बात की जाए तो यह इन 2 स्थिरांकों पर निर्भर करेगा या 2 चर पर निर्भर करेगा। एक R इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाएगा और दूसरा कैपिटल R जो कि नाभिक की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो अणु का तरंग फलन अब इलेक्ट्रॉन और नाभिकों के तरंग फलन के गुणनफल के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन 2 कारकों पर या 2 चर पर निर्भर करेगा, R और कैपिटल R पर, जबकि नाभिक का तरंग फलन जो दिया गया है वो केवल एक ही चर R पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन 2 चर पर, जबकि नाभिकीय तरंग फलन एक ही चर पर निर्भर करेगा। ऐसी स्थिति में इस तरंग फलन की सहायता से यदि श्रोडिंजर तरंग समीकरण हल की जाए तो प्राप्त परिणाम बिल्कुल वास्तविक परिणामों से समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उन दोनों में बहुत ही अल्प परिवर्तन होता है या अति अल्प त्रुटि होती है। तो ऐसी स्थिति में इस तरंग फलन को, जो आणविक तरंग फलन है, इस आणविक तरंग फलन से हम श्रोडिंजर तरंग समीकरण को हल करते हैं। तो श्रोडिंजर तरंग समीकरण वास्तव में कैसे लिखी जाती है, मैं नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूं। श्रोडिंजर तरंग समीकरण अगर हम प्रदर्शित करें तो ध्यान रखना है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण सरल रूप में यदि श्रोडिंगर तरंग समीकरण प्रदर्शित की जाए तो ये प्रदर्शित की जाती है हैमिल्टोनियन संकारक गुणा तरंग फलन बराबर कुल ऊर्जा, उस तंत्र की कुल ऊर्जा और तरंग फलन के गुणनफल के बराबर होगी। ये सामान्य श्रोडिंजर तरंग समीकरण है। लेकिन बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के आधार पर यदि इस श्रोडिंजर तरंग समीकरण में इलेक्ट्रॉन और नाभिक की गति के भिन्न भिन्न चरों को लेते हुए, उनके तरंग फलनों को लेते हुए यदि हल किया जाए तो 2 पृथक पृथक श्रोडिंजर तरंग समीकरण प्राप्त होती है। उसमें से एक श्रोडिंजर तरंग समीकरण को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंजर तरंग समीकरण, और दूसरी हो जाएगी नाभिक के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इलेक्ट्रॉन के लिए यदि यह श्रोडिंजर तरंग समीकरण लिखी जाए तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ में इलेक्ट्रॉन के लिए 2 चर लिए जाएंगे, R और कैपिटल R। तरंग फलन निर्भर करेगा R और कैपिटल R पर, और इसी तरीके से हम ऊर्जा को भी 2 चर के सापेक्ष R और कैपिटल R तथा तरंग फलन को भी R और कैपिटल R के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर ये जो दिया गया समीकरण है ये इलेक्ट्रॉनिक
वेव के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को दर्शाता है, जिसमें दिया गया आर व कैपिटल आर ये दोनों ही चर हैं, जो जिसमें से आर जो दिया गया है ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है और कैपिटल आर दिया गया है ये नाभिक को प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रकृति या इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन जो है वह नाभिक की स्थिति पर निर्भर करता है, जो कि आर से प्रदर्शित की जाती है। इसमें जो इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण है जो पहले पद के अंदर हमने ली है, इसको यदि हल किया जाए तो हल करने से अणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कौन सी ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी? अणु की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इससे प्राप्त होती है। तो इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, इसको यदि स्थिति चरों के सापेक्ष हल किया जाता है तो परिणाम के रूप में, ये डेरिवेशन अपने नहीं है, लेकिन परिणाम के रूप में हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किसकी? उस अणु की, पूरे की, जिसमें कम से कम 2 नाभिक और 1 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का निर्धारण इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से प्राप्त किया जाता है। सेकंड में ले रहा हूं नाभिक के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो नाभिक के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर चर आर पर निर्भर करेगा। साई कैपिटल आर बराबर कुल ऊर्जा के संदर्भ में, और इसके तरंग फलन को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यह जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है ये नाभिक के लिए प्रदर्शित की गई है, जिसमें दिया गया आर चर है और ये स्थिति चर के रूप में नाभिक की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। किसकी प्रकृति को दर्शाएगा? नाभिक की प्रकृति को दर्शाता है। और इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से, इसको यदि हल किया जाए तो अणु में नाभिक के सापेक्ष 3 प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त की जाती है। और ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं कौन कौन सी है? तो इसके हल के द्वारा हम दिए गए अणु की ट्रांसलेशनल एनर्जी या स्थानांतरण ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरी है कंपन ऊर्जा, ये घूर्णन ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं, और तीसरी है कंपन ऊर्जा भी ज्ञात की जा सकती है, जिसमें ET लिखा है ये ट्रांसलेशनल एनर्जी या स्थानांतरण ऊर्जा है, ER लिया है ये रोटेशनल एनर्जी या घूर्णन ऊर्जा को दर्शाता है, और EV है वाइब्रेशनल या कंपन ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल द्वारा इलेक्ट्रॉन और नाभिक की गति को पृथक करते हैं बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के आधार पर। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन पृथक रूप से श्रोडिंगर समीकरण के रूप में हल करके हम अणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और दूसरे में नाभिक की श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पर 3 प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं। क्योंकि नाभिक जब स्थिति में परिवर्तन करता है तभी अणु स्थिति बदलेगा, अर्थात स्थानांतरण ऊर्जा नाभिक के साथ जुड़ी हुई है। इसी तरीके से रोटेशन, नाभिक अपनी स्थिति परिवर्तित करेगा तभी रोटेशन होगा, तो रोटेशनल एनर्जी भी नाभिक की तरंग फलन से जुड़ी है। इसी तरीके से वाइब्रेशन में भी एक निश्चित मूल बिंदु के सापेक्ष अणु कंपन करता है, तो उसमें भी नाभिक अपनी स्थिति बदलता है, अर्थात तीसरे वाली वाइब्रेशनल एनर्जी भी इसी नाभिक की तरंग फलन की सहायता से ज्ञात की जाती है। अब वापस एक चीज और ध्यान रखना, यदि पूरे अणु की मुझे ऊर्जा ज्ञात करनी है तो अणु की कुल ऊर्जा यहाँ पर ली गई इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा और इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। और बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन स्पष्ट रूप से कहता है कि इन तीनों या चारों प्रकार की ऊर्जाओं को हम पृथक पृथक रूप से ज्ञात भी कर सकते हैं। तो वापस ध्यान देना, बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन हमें अनुमति देता है कि हम किसी भी एक अणु के अंदर, जिसमें नाभिक भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, गति भी हो रही है, तो उस एक अणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी, इन चारों ऊर्जाओं को ज्ञात कर सकते हैं। और सरलतम तरीके से ज्ञात करने के लिए BUA का उपयोग किया जाता है। अर्थात हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि अणु की कुल ऊर्जा यदि प्रदर्शित की जाए तो किसी भी दिए गए अणु की कुल ऊर्जा यदि कैपिटल E से प्रदर्शित की गई है तो यह कैपिटल E किसके बराबर होगा? टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जिसको मैं EE के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूँ,
दूसरी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के रूप, दूसरी एनर्जी नाभिक से संबंधित है जिसको हम कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी या कंपन ऊर्जा। तीसरी ऊर्जा है यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी और चौथी ऊर्जा है यहाँ पर ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो यहाँ पर मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ, ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो इसको हम कहते हैं हिंदी में स्थानांतरण गति, दूसरी है घूर्णन गति, घूर्णन गति और ऊर्जा के रूप में लिखें तो घूर्णन गतिज ऊर्जा, और ये भी इसी तरीके से गतिज ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित होगी। तीसरे प्रकार की एनर्जी है कंपन ऊर्जा। कंपन ऊर्जा नाभिकीय परिवर्तन से प्राप्त होती है। और इसी तरीके से लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अर्थात यदि कोई भी अणु किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, तो गैस अवस्था में कोई भी अणु उपस्थित होगा तो उसमें ये 4 प्रकार की ऊर्जाएं समाहित होगी। क्योंकि गैस है तो गैस के जो अणु हैं वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, उससे संबंधित स्थानांतरण ऊर्जा। दूसरे नंबर पे यदि इसको ऊर्जा दी जाती है तो अणु अपनी अक्ष पर घूर्णन करता है, तो उससे उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कह देंगे, घूर्णन ऊर्जा। तीसरे नंबर पर आती है यदि अणु के मध्य जो बंध बना हुआ है उस बंध की लंबाई में परिवर्तन होता है, या अणु में कोई बंधों के बीच में कोण है तो कोणीय परिवर्तन होता है। तो इस 2 प्रकार से हम अणु के कंपन ऊर्जा के रूप या कंपन ऊर्जा के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अणु के बंध के सापेक्ष नाभिक की स्थिति में परिवर्तन कंपन प्रदर्शित करती है, कंपन कहलाती है। इसी तरीके से अगर हम एक ही अक्ष पर घूर्णन की बात करते हैं तो घूर्णन ऊर्जा, स्थानांतरण हो रहा है तो इससे स्थानांतरण ऊर्जा। और चौथे नंबर पर आता है कि अणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कोशों में उपस्थित है। उन आणविक कोशों से होते हुए यदि ये एक कोश से दूसरे कोश में स्थानांतरित होते हैं या एक ही कोश में उपस्थित है तो दोनों नाभिकों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं और इसी परिक्रमण के कारण इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से एक अणु में कुल गैसीय अवस्था में अणु है तो ये 5 प्रकार की ऊर्जाएं हैं और पांचों प्रकार की ऊर्जाओं को पृथक पृथक रूप से BUA से ज्ञात करते हुए हम अणु की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। और यही बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन का मूल बिंदु है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी को अलग अलग भागों में विभाजित करते हुए अध्ययन करते हैं। और संपूर्ण अणु की आणविक ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो इन सभी ऊर्जाओं को अलग अलग ज्ञात करके जोड़ करके अणु की कुल ऊर्जा को ज्ञात किया जाता है। और उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ अंतःक्रिया के रूप में प्राप्त करते हैं। इस सभी प्रक्रियाओं के अंदर जो ऊर्जाएं दे रखी है, इन ऊर्जाओं के मान भी निश्चित हैं और उनको ज्ञात करने के सूत्र भी निश्चित हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सूत्र लिख रहा हूँ। पहली जो ऊर्जा दी गई है स्थानांतरण ऊर्जा या ट्रांसलेशनल एनर्जी, इसका मान निश्चित होता है n-2 इंटू h²/8m स्मॉल लेटर l² के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ET जो दिया गया ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, स्थानांतरण गति को प्रदर्शित कर रहा है। और अगर स्थानांतरण गति को प्रदर्शित करता है तो यहाँ पर दिया गया n' किसको दर्शाता है, स्थानांतरण क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर n' स्थानांतरण क्वांटम संख्या को दर्शाता है। तो स्थानांतरण क्वांटम संख्या किससे दर्शाई गई है, n' से। और इसका मान कितना होता है, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 से लेते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से स्थानांतरण क्वांटम संख्या प्राप्त होगी, अर्थात यह ऊर्जा क्वांटीकृत होती है जिसमें n' का मान क्वांटम संख्या के रूप में लिखा जाता है। इसी तरीके से दूसरी प्रकार की ऊर्जा की बात करता हूँ, रोटेशनल एनर्जी है। तो रोटेशनल एनर्जी ज्ञात की जाती है J × J+1 इंटू h²/8π² के द्वारा। और इस सूत्र के अंदर जो J लिखा गया है, ये लिखा गया J जैसे स्थानांतरण ऊर्जा के लिए स्थानांतरण क्वांटम संख्या है, तो हम रोटेशनल या घूर्णन ऊर्जा के लिए बात करें तो यह
घूर्णन क्वांटम संख्या कहलाती है। तो घूर्णन क्वांटम संख्या, और घूर्णन क्वांटम संख्या का मान 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 से लेकर आगे बढ़ता है। इसी तरीके से तीसरे प्रकार की ऊर्जा की बात की जाए तो EV वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें तो कंपन ऊर्जा यदि किसी अणु की ज्ञात करनी हो तो अणु की कंपन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम इस संबंध का उपयोग करते हैं। व्युत्पन्न यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ये सभी जो मान ऊर्जा के मान आ रहे हैं ये सभी श्रोडिंजर तरंग समीकरण से के हल से ज्ञात किए गए हैं। वो डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, केवल ऊर्जा के मान आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चैप्टर में भी हम डायरेक्ट ऊर्जा के मानों का उपयोग ही करेंगे। तो यहाँ पे V + ½ इंटू यहाँ हो जाएगा h/2π वर्गमूल, यहाँ पर है kF के रूप में प्रदर्शित करते हैं अपॉन म्यू। यहाँ पर दिया गया V जो है यह V वास्तव में कंपन करने वाले अणु के जो स्तर हैं उनकी ये क्वांटम संख्या को दर्शाता है। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं। जैसे ये रोटेशनल क्वांटम नंबर है तो V से प्रदर्शित किया गया वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, इसका मान भी 0 से शुरू होता है और ये पूर्णांक रूप में आगे बढ़ता है। तो इसी तरीके से तीसरे प्रकार की ऊर्जा जो श्रोडिंजर तरंग समीकरण के हल से प्राप्त की गई है, कौन सी, वाइब्रेशनल एनर्जी, और उसका मान V + ½ इंटू h/2π इंटू kF अपॉन म्यू, जहाँ पर kF जो दिया गया है ये फोर्स कांस्टेंट या बल नियतांक या बल स्थिरांक कहलाता है। ये अपन हम IR स्पेक्ट्रो या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे पढ़ेंगे, इसका सूत्र भी विशेष रूप से ज्ञात किया जाएगा। इसके अलावा म्यू जो दिया गया है ये समानित द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, ये अणु के समानित द्रव्यमान को दर्शाता है। इसी तरीके से लास्ट प्रकार की जो ऊर्जा है वो भी मैं यहाँ प्रदर्शित करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जिसको EE के रूप में लिखा जाता है। ये ऋणात्मक रूप में होती है और इसका मान होता है 2π² Z² e⁴ अपॉन 4πε0 का होल स्क्वायर इंटू n² और यहाँ पर जो n दिया गया है यह n आपने पढ़ रखा है बोर परमाणु मॉडल के अंदर, और यह इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर कहलाता है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर कहलाता है या इलेक्ट्रॉनिक स्तर क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर का मान कहाँ से प्रारंभ होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस आधार पर अगर प्रदर्शित करें तो n का मान 1, 2, 3, 4 आदि के रूप में दिया जाता है। और यहाँ पर जो सूत्र लिखा है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, अणु की ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को दर्शाता है। जबकि हम बोर मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के लिए सेम इसी तरह के सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर n का मान या इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर का मान 1, 2, 3, 4 से तथा स्थानांतरण क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या का मान 1, 2, 3, 4 के रूप में दिया जाता है। जबकि कंपन और घूर्णन क्वांटम संख्याओं के मान 0 से प्रारंभ होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। और इस स्थिति के अंदर यदि हम देखें तो इन ऊर्जाओं के अंदर जहाँ क्वांटम संख्या दे रखी है, अतः यह ऊर्जाएं क्या करती है, क्वांटीकृत होती है, ऊर्जाएं क्वांटीकृत होती है। तो यहाँ पर दी गई ये चारों ऊर्जाएं क्वांटीकृत होती है। और अगर क्वांटीकृत होती है इसका मतलब हम इनके अलग अलग ऊर्जा स्तर प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन किसी गैसीय अणु के लिए एक 0 केल्विन टेम्परेचर या 0 केल्विन टेम्परेचर से उच्च ताप पर हमेशा ही उसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी निहित होगी। इसलिए हम उस ट्रांसलेशनल एनर्जी को EMR के थ्रू परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही समाहित है। इसके अलावा यदि हम प्रदर्शित करें तो यहाँ पर इन ऊर्जाओं में जो स्थानांतरण ऊर्जा है, उन स्थानांतरण ऊर्जाओं के मध्य संक्रमण की ऊर्जा डेल्टा E किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल लेवल की। तो ट्रांसलेशनल लेवल जो अलग अलग दिए गए क्वांटम संख्या के अनुसार स्तर दिए गए हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरण ऊर्जा के रूप में जो क्वांटीकरण होगा या संक्रमण होगा, उस संक्रमण की ऊर्जा को यदि प्रदर्शित किया जाए तो इसका मान अति अल्प होता है, 10⁻⁻16 जूल प्रति मोल के बराबर है। और ऐसी स्थिति में ये अति अल्प होने के कारण
सामान्य प्रक्रियाओं के अंदर इसका मान बहुत कम है, अतः सामान्य प्रक्रियाओं के अंदर हम इसको नगण्य कर देते हैं और इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसलिए आगे जहाँ पर भी हम अणु की कुल ऊर्जा की बात करेंगे तो अणु की कुल ऊर्जा को केवल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, दूसरे नंबर पर वाइब्रेशनल एनर्जी, तीसरे नंबर पर रोटेशनल या घूर्णन एनर्जी के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। लास्ट वाला चर इसमें नहीं लिया जाता है। तो इससे पहले हमने जो ऊर्जाएं ली थी उनके अनुसार यदि प्रदर्शित की जाए तो टोटल एनर्जी कितनी थी 4, लेकिन उसमें से स्थानांतरण ऊर्जा जो है ये ऊर्जा के जो क्वांटम स्तर हैं बहुत नज़दीक होते हैं। ऐसी स्थिति में हम यह मान के चलते हैं कि इसमें क्वांटीकरण नहीं होता, क्योंकि इनकी ऊर्जाओं के मध्य का अंतराल बहुत कम है। इसलिए इस ट्रांसलेशनल एनर्जी को हम हटा करके केवल 3 प्रकार की ऊर्जाओं के द्वारा ही किसको प्रदर्शित करते हैं, अणु की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इसमें वापस ध्यान देना। अब हम आगे अणु की कुल ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, दूसरा कंपन ऊर्जा और तीसरा घूर्णन ऊर्जा या रोटेशनल एनर्जी के योग के रूप में ही प्रदर्शित करेंगे। और अब जो टॉपिक प्रारंभ होगा उसमें हम पृथक से रोटेशनल एनर्जी या घूर्णन ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे वाइब्रेशनल एनर्जी को ज्ञात करेंगे, उनमें संक्रमण ज्ञात करेंगे, उनकी जो ऊर्जा स्तर हैं उनकी ऊर्जाएं, तरंग दैर्ध्य, उनकी आवर्ती ज्ञात करेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा की बात करेंगे। तो इस तरीके से अब ये टॉपिक 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम वाइब्रेशन और उनके विभिन्न जो क्वांटम स्तर हैं उन स्तरों की प्रकृति और उनमें संक्रमण की चर्चा करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की चर्चा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में की जाती है। तो इस तरीके से बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन वास्तव में क्या करता है, वास्तव में किसी भी अणु की कुल ऊर्जा निर्धारित करने के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी को पृथक पृथक ज्ञात करने की अनुमति देता है, और उसी अवधारणाओं के आधार पर हम इनको अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। और इसीलिए ये सरलतम रूप में किसी भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की ऊर्जाओं को ज्ञात करने का तरीका बताता है। इसी को बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन कहते हैं। अब इस बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के परिणाम स्वरूप किसी भी अणु की ऊर्जा या उसकी स्थितिज ऊर्जा के आरेख को कैसे प्रदर्शित किया जाता है उस प्रक्रिया को हम लेकर के चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है या अगला भाग जो है बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के द्वारा अणु की स्थितिज ऊर्जा आरेख कैसे निर्धारित किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, वो प्रक्रिया में ले रहा हूं। तो अपना हेडिंग हो जाएगा आणविक, या इसकी जगह हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्थितिज ऊर्जा आरेख। पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, किसका है, अणु का। अणु का पोटेंशियल एनर्जी कर्व या स्थितिज ऊर्जा आरेख है, और इस स्थितिज ऊर्जा आरेख को हम बॉर्न ओपेनहाइमर की जो एप्रोक्सीमेशन या अवधारणाएं थी उन्हीं की सहायता से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। इनको ज्ञात करने के लिए अवधारणा के अनुसार हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन नाभिक की स्थिति पर निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन से हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है या अणु की जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है वह ऊर्जा नाभिक की स्थिति पर निर्भर करती है। तो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, अणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, अणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा नाभिक की स्थिति पर निर्भर करती है, नाभिक की स्थिति पर निर्भर करती है। और अगर नाभिक की स्थिति पर निर्भर करती है तो इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन के ऊपर या के द्वारा यदि श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल किया जाए तो अणु की ऊर्जा ज्ञात होती है। तो यहां पर हम आगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन का
श्रोडिंजर इक्वेशन से हल करने पर या को श्रोडिंजर इक्वेशन से हल किया जाए, किसको? इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन। इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन साई ई के द्वारा जो हमने प्रदर्शित किया था, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है और वही इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अणु की ऊर्जा को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर अणु की इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन को श्रोडिंजर तरंग समीकरण से हल करके ज्ञात करते हैं। और अगर हम श्रोडिंजर तरंग समीकरण से इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन को सरल करके ज्ञात करें तो क्या स्थिति आती है? अगर श्रोडिंजर तरंग समीकरण को हल करके हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा या अणु की ऊर्जाएं ज्ञात करते हैं तो हम नाभिकों को अलग अलग दूरी पर रख करके श्रोडिंजर तरंग समीकरण द्वारा हम उसको हल करेंगे। हल करने से ज्ञात होने वाली स्थितिज ऊर्जाओं को हम आरेख के ऊपर या उसका एक आरेख बनाकर, उनके आंकड़ों से एक आलेख बना करके या वक्र बना करके हम स्थितिज ऊर्जा वक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए गणना कैसे की जाएगी? अणु की भिन्न भिन्न स्थितियां लेते हैं। अणु के अंदर ये दो नाभिक इस दूरी पर स्थित हैं, फिर दूसरे नंबर पे इस दूरी को कम कर देते हैं, फिर नज़दीक रख के फिर वापस इस स्थिति के सापेक्ष अणु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। ये नाभिकों की स्थिति, और नाभिकों की स्थिति के ऊपर ही इलेक्ट्रॉनिक तरंग फलन या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा निर्भर कर रही। इसलिए हमने क्या किया, नाभिकों को भिन्न भिन्न दूरी पर रख करके हम उनके स्थितिज ऊर्जाओं को ज्ञात करते हैं। और जब इनकी स्थितिज ऊर्जाएं या पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हो जाती है, उस पोटेंशियल एनर्जी को ग्राफीय रूप से निरूपित करके अणु का स्थितिज ऊर्जा आरेख प्राप्त करते हैं। और इस स्थितिज ऊर्जा आरेख को यदि प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार का आरेख आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा लिखी जाएगी। ये शून्य बिंदु है, इसका धनात्मक मान ऊपर होगा, ऋणात्मक मान नीचे होगा। यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है यह अंतर नाभिकीय दूरी को प्रदर्शित करती है। अंतर नाभिकीय दूरी को दर्शाती है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जैसे ये दूरी दी गई है, ज़्यादा दूर पर नाभिक है, फिर नज़दीक आ गए और नज़दीक आ गए और नज़दीक आ गए, इन सभी के लिए अलग अलग स्थितिज ऊर्जा आएगी। और उन स्थितिज ऊर्जाओं को अंतर नाभिक की दूरी के सापेक्ष अगर आलेखित किया जाए तो वक्र कैसा आएगा? जब नाभिक बहुत दूर है तो स्थितिज ऊर्जा लगभग क्या रहेगी? शून्य रहेगी। जैसे जैसे नाभिकों को हम नज़दीक लाते हैं स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, और एक निश्चित बिंदु के से और ज़्यादा नज़दीक लेके जाए, अंतर नाभिक की दूरी को और कम करें तो ये स्थितिज ऊर्जा अत्यधिक रूप से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का एक वक्र बनता है। इस वक्र को हम स्थितिज ऊर्जा आरेख, किसका? अणु का स्थितिज ऊर्जा आरेख कहते हैं, जिसमें यहाँ पर अणु के अंदर उपस्थित नाभिक अत्यधिक दूरी पर है और जैसे जैसे नज़दीक लाते जाएंगे वैसे वैसे अणु के स्थायित्व में वृद्धि होती है। और जब अणु का स्थायित्व बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे क्या होगी? घटेगी। और एक निश्चित न्यूनतम बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, इस न्यूनतम बिंदु पर दी गई इस स्थितिज ऊर्जा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक घट रही है, माइनस के अंदर या ऋणात्मक रूप में है, यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं? ये बंद ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित की जाती है। डी के द्वारा दर्शाते हैं। चूंकि अणु कंपन कर रहा है इसलिए हम इसको माध्य या साम्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर डी जो लिखा गया है, इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतर नाभिकीय साम्य दूरी को प्रदर्शित करता है। और ये साम्य दूरी यहाँ या साम्य बंद लंबाई को प्रदर्शित करता है। और यहाँ से यहाँ तक इसके मान में क्या होगी? कमी होगी। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा घट रही है और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा जहाँ पर है वह साम्य बंद लंबाई को दर्शाता है। इसके अलावा जिस जगह पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो गया है, 0 से लेके वहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, अंतर नाभिकीय दूरी या दो नाभिकों के मध्य की साम्य दूरी कहते हैं। और ये दो नाभिकों के मध्य की साम्य दूरी को प्रदर्शित करती है। और दो नाभिकों के मध्य की साम्य दूरी किस रूप में दर्शाई जाती है? नाभिकों की साम्य दूरी। और नाभिकों की साम्य दूरी को हम साम्य बंद लंबाई के रूप में दर्शाते हैं। किस रूप में दर्शाया जाता है? साम्य बंद लंबाई के रूप में
या बॉन्ड लेंथ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो दो नाभिकों के या नाभिकों के मध्य की दूरी या अंतर नाभिक की दूरी जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है उसी को हम साम्य बंध लंबाई कहते हैं। तो अणु की साम्य बंध लंबाई हम किससे ज्ञात कर सकते हैं? इस पोटेंशियल एनर्जी वक्र या स्थितिज ऊर्जा आरेख से ज्ञात कर सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी आपने इस तरह का आरेख पढ़ रखा है और वही आरेख यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के परिणाम के द्वारा हम इसको निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। इस वक्र के अंदर अगर आपको बंध ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी अणु की स्थितिज ऊर्जा में एक जीरो पॉइंट एनर्जी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहती है, क्योंकि किसी भी अणु में दो परमाणु नाभिकों के मध्य कंपन या वाइब्रेशन कभी समाप्त नहीं होता है, एक निश्चित मान तक ये कंपन बना रहता है। ये जो वक्र हमने आलेखित किया है ये तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण के हल से ज्ञात किया है जो कि सैद्धांतिक रूप से है, लेकिन प्रायोगिक रूप से इस बिंदु से नीचे अणु की स्थितिज ऊर्जा प्रदर्शित नहीं होती है या उससे कम स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, और इसी को हम न्यूनतम संभव ऊर्जा को या कंपन ऊर्जा को हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पर जीरो पॉइंट एनर्जी तक, यहाँ से जो स्थितिज ऊर्जा में जीरो पॉइंट एनर्जी तक जो कमी हो रही है, इस कमी को हम बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या बंध वियोजन ऊर्जा के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ D0 जो दिया गया है ये बंध वियोजन ऊर्जा है, क्योंकि अणु में सामान्य ताप पर हमेशा कुछ मात्रा में कंपन ऊर्जा निहित होती है। उस निहित कंपन ऊर्जा को जीरो पॉइंट एनर्जी या शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं, और शून्य बिंदु ऊर्जा के बाद में जो अतिरिक्त ऊर्जा जो बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक होगी उसी को हम बंध ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर DO जो लिखा गया है ये तो कहलाता है बंध ऊर्जा या बंध विखंडन ऊर्जा। कौन सी है? बंध ऊर्जा कह दीजिए, या इसको मैं सही शब्दों में लिखूं तो बंध विखंडन या बंध वियोजन ऊर्जा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। जबकि जो हमने DE से प्रदर्शित किया है ये क्या कहलाता है? साम्य बंध ऊर्जा कहलाता है। और इन दोनों में यदि संबंध प्रदर्शित किया जाए तो यहाँ ध्यान रखना DE का मान हमेशा D0 से अधिक होता है, इसलिए यदि मैं D0 ज्ञात करूं तो DE में से साम्य बंध ऊर्जा में से एक निश्चित मान कम किया जाता है और वो होता है 1/2 h बार ओमेगा के रूप में। और यहाँ पर दिया गया जो ओमेगा है यह बंध कंपन आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो वापस इस शब्द को ध्यान देना और नेक्स्ट यूनिट के अंदर भी हम इसको काम में लेंगे। ये बंध कंपन आवृत्ति को दर्शाता है। और यहाँ पर दिया गया h बार जो है ये h/2 पाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ प्रयुक्त किया गया h वास्तव में क्या है? प्लांक नियतांक है। तो h बार h/2 पाई है और इस तरीके से -h बार न्यू मान को अगर DE से घटा दिया जाए तो हम बंध ऊर्जा या बंध विखंडन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इसमें आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर घटाया गया मान 1/2 h बार न्यू या 1/2 h ओमेगा/2 पाई, यह मान जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाता है। तो जीरो पॉइंट एनर्जी को यदि मैं प्रदर्शित करूं तो जीरो पॉइंट एनर्जी कितनी हो जाएगी? h ओमेगा/4 पाई के बराबर होगी। जीरो पॉइंट एनर्जी का मान इतना होता है। तो जीरो पॉइंट एनर्जी को DE में से घटा दिया जाए तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्राप्त होती है। तो स्पष्ट हो गया है कि किसी भी अणु की स्थितिज ऊर्जा का निर्धारण इस वक्र से BOA या बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नंबर 2, बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन की सहायता से हम अणु की बंध विखंडन ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन वास्तव में अणु की सभी प्रकार की ऊर्जाओं को पृथक पृथक ज्ञात करने तथा इलेक्ट्रॉनिक या अणु की स्थितिज ऊर्जा आरेख को प्राप्त करने के लिए या इसकी बंध वियोजन ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए BOA का उपयोग किया जाता है।
और यही मूल BUA के रूप में प्रदर्शित होता है। बाकी की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज जो दे रखी हैं, इन एनर्जीज का तुलनात्मक क्रम क्या होता है, इनके भिन्न जो स्तर हैं उनके मध्य संक्रमण ऊर्जा का मान कितना होता है, तुलनात्मक रूप से इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, कौन सी ऊर्जा अधिक होती है, कौन सी ऊर्जा कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के स्तर कौन कौन से होंगे, आद्य अवस्था क्या है, उत्तेजित अवस्था क्या होती है, आद्य और उत्तेजित अवस्थाओं के अंदर बंद वियोजन ऊर्जाओं के मान में क्या परिवर्तन होता है, उनके स्थितिज ऊर्जा वक्र कैसे बनते हैं, इसके अलावा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल या कंपन ऊर्जा स्तर और घूर्णन ऊर्जा स्तर और इलेक्ट्रॉनिक स्तर के मध्य क्या संबंध है, ये आपस में एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी साथ में क्यों ली जाती है, ये प्रक्रिया हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे और उसके बाद में हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर प्रारंभ करेंगे। तब तक आप एक बार इसको वापस पढ़ें और अच्छी तरह से समझें, इसके नोट्स बना लें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूरी जो कि हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, उस पूरी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी BUA की अवधारणा पर आधारित है और ये क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में भी इसको प्रदर्शित किया जाता है और इसकी अवधारणा को हर जगह काम में लेकर सरलतम तरीके से आणविक और परमाणविक ऊर्जाओं को ज्ञात करते हैं। थैंक यू सो मच।